Morning students, welcome to Technology Channel. Today we will discuss about speed of transfer space on a uniform string. तो आज हम कि किसी भी स्ट्रिंग में या किसी भी ट्रांसफर फ्रेम में जो वेव की स्पीड होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आज हम करेंगे। जैसे कि वेव के बारे में हमने आपको बताया, अब टाइप्स ऑफ वेव के बारे में बताया था। यहाँ बात आ रही है ट्रांसफर वेव की बात आ रही है, ट्रांसफर वेव की बात आ रही है। तो ट्रांसफर वेव कंडीशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ वेव मोशन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम कोऑर्डिनेट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अर्थात जो पार्टिकल होते हैं वह राइट एंगल में कोऑर्डिनेट करते हैं एट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अर्थात कंस्ट्रेंट की दिशा के लंबवत कोऑर्डिनेट करते हैं पार्टिकल। तो यहाँ पे जैसे कोई हम रोप लेते हैं, रस्सी लेते हैं, जब हम उसको इस तरीके से पंप करते हैं तो सिंपल मान लीजिए कि इसका एक साइड में क्या करते हैं, फिक्स कर दें। अब यहाँ से इसको हम पंप करें इस तरीके से पहुँचा। अब उसके बाद इसको हम वेव इस प्रकार की बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी मोशन करते हैं। मोशन क्या करता है? मोशन एनर्जी मोशन करता है। यहाँ पे जो मोशन करता है वो एनर्जी मोशन करता है। जैसे पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स ओनली और वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल केवल वाइब्रेट करते हैं, जबकि पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन नहीं करते हैं, केवल पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे यह पार्टिकल केवल वाइब्रेट करेगा, एनर्जी क्या होगा, आपको देखने में लगेगा कि जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, लेकिन नहीं, केवल एनर्जी मोशन करता है। वन पार्टिकल टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, न कि आपके जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन करते हैं, आपके पार्टिकल केवल वाइब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीड ऑफ वेव ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब ये है कि कोई रोप हो गया, कोई वायर हो गया, ठीक है। तो आप देख ले सकते हैं ए स्ट्रिंग मीन्स ए वायर लार्ज, यहाँ पे उसकी लेंथ जो होगी वह क्या होगी, बहुत ही लार्ज होगी इस कंपेयर टू इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर की तुलना में उसकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि रस्सी, एक रोप को कंसीडर कर लेते हैं कि उसकी लंबाई जो है उसकी डायमीटर की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। अब यहाँ से जैसे ही इसको बंप किया गया, अब इसके पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि हम केवल इस पॉइंट को ले लेते हैं, केवल इस पॉइंट को ले लेते हैं यहाँ पे, या अब इतने पॉइंट को लेकर के, इसी पॉइंट को लेकर के हम एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं, इसी पॉइंट को लेकर के हम एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं कि यहाँ से जब हम थोड़े से पार्ट को, स्मॉल पार्ट का वेलोसिटी हम प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ से हमको किसी भी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में जो स्पीड होती है वह हमको पता चल जाएगी। अब मतलब कि स्ट्रिंग मीन्स ए वायर हुज लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू इट्स डायमीटर एंड विच इज परफेक्टली यूनिफॉर्म एंड फ्लेक्सिबल। यहाँ पे जो रोप होता है या स्ट्रिंग हम मान लेते हैं, वायर मान लेते हैं, वह क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए कि यहाँ पे वेव के केस में जो होता है टेंशन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि दोनों साइड समान नहीं होता है। यहाँ पे टेंशन जो होगा बहुत दोनों समान नहीं होगा, यहाँ पे टेंशन दूसरा होगा, तो यहाँ पे टेंशन दूसरा होगा। लेकिन जब हम छोटे से पार्ट को लेते हैं तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि बोथ टेंशंस आर मतलब कि इक्वल। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो उसका टेंशन होगा वह क्या होगा, लगभग समान होगा, उसका टेंशन समान होगा। अब यहाँ पे कि टू ऑब्टेन ट्रांसफर वेव द स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन 2 पॉइंट
with a large tension so that the effect of gravitation are negligible। यहाँ पे जैसे इसी पॉइंट को हम लेते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रेच्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशन यहाँ पे निग्लिजिबल है। अब हम इसी छोटे से पार्ट को काट करके क्या कर लेते हैं, एक बड़ा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो एक बड़ा सा जब फिगर हम ड्रा कर लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से इसी पॉइंट को अगर हम कट कर ले तो इस प्रकार से हो जाएगा। एक प्रकार से क्या हो गया, सर्कुलर आर्क बन गया। क्या हो गया, सर्कुलर आर्क हो गया। अब अगर हम यहाँ से ग्राउंड से इसको देखते हैं, तो हमको लगता है कि वेलोसिटी मतलब उसके पार्टिकल क्या आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल आगे जा रहे हैं। लेकिन तो एक ऐसा वेग होता है जो इसको क्या है कि पीछे की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ इस पॉइंट क्या होगा, दोनों साइड टेंशन जो होगा समान होगा। वास्तव में टेंशन दोनों साइड समान नहीं होगा। यहाँ पे हम स्मॉल पॉइंट को लिए हैं, इसलिए हम कंसिडर कर लेंगे दोनों साइड क्या है, टेंशन समान है। ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं, पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं। ये आप क्या, एक सर्कुलर आर्क है, एक सर्कुलर आर्क है। यहाँ पे यह पॉइंट θ/2, यह भी आप क्या है θ/2। अब यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग P to Q। एक ट्रांसवर्स वेव है जो आपका P से Q तक क्या करता है, ट्रेवल करता है, P to Q, P to Q, P से Q तक क्या करेगा, या ट्रेवल करता है। अब उसके बाद ये पॉइंट आपका C हो गया, O हो गया, ये भी क्या हो जाएगा आपका θ/2। ये आपका हो जाएगा यहाँ से इस प्रकार से अगर हम ड्रा कर दें, इस प्रकार से हम ड्रा कर दें तो ये आपका हो जाएगा t cos θ/2, ये आपका हो जाएगा t sin θ/2। ये आपका हो जाएगा t cos θ/2, ये आपका हो जाएगा t sin θ/2। हम मान लेते हैं कि इसका दोनों का रेडियस क्या है, r है, दोनों का रेडियस क्या है, r है। फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे है, एक बार आप फिगर को देख लीजिए। कंसीडर दैट ए ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम P to Q। जो ट्रांसवर्स वेव है वह P से Q के बीच क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे जो वेव है इसके छोटे से पार्ट को काट करके हमने एक बड़ा सा फिगर को ड्रॉ कर दिया है। अब P to Q ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विथ वेलोसिटी v, यहाँ से जो वेव है जो ट्रांसफर हो रहा है उसका वेग क्या है, v है। ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है। फर्दर सपोज दैट द होल स्ट्रिंग बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं पूरी स्ट्रिंग जो है वह लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पूरी स्ट्रिंग जो है आपका है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है विथ सेम वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी क्या है, हम मान लेते हैं सेम वेलोसिटी v से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। यह जो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो उसका जो वेग है वह वेलोसिटी क्या है, सेम है। सो दैट द वेव फ्रॉम रिमेन्स फिक्स्ड। तो इस कंडीशन में कि जो वेव होगा वह क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इस कंडीशन में जनरली यह क्या होगा, एक प्रकार से स्टेशनरी वेव होगा। स्टेशनरी वेव कैसे होगा कि इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि दोनों साइड क्या है, दोनों साइड हम इसको क्लैम्प कर दिए हैं। जब दोनों साइड हम इसको क्लैम्प कर दिए हैं इस कंडीशन में कि अगर मतलब कि यूनिडायरेक्शनल बैक एंड फोर्थ है, इस कंडीशन में कि इफ the vibration of the string would then be in the combination of such waves moving to and fro along the string, and these are known as standing wave or stationary wave।
उसको हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। इसका लेट ए बी बी ए स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे जो पॉइंट ए और बी है स्मॉल एलिमेंट है, क्योंकि जो ये पार्ट है वेव का एक पार्ट है, हमने एक छोटे से पॉइंट को काट लिया, छोटे से पॉइंट काट लिया है, वही पॉइंट का है क्या है आपका ए और बी, आपका एक छोटा सा पॉइंट है। लेट ए बी बी ए स्मॉल एलिमेंट हैविंग द लेंथ डेल्टा एक्स, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स इसकी लेंथ है। अब वेव्स में से हम एक छोटे से पार्ट को कट कर लिए हैं, तो जैसे आपका जो वेव है एक हम रोफ ही मान लेते हैं, एक रोफ ही मान लेते हैं, या हम जनरली पूरे वेव्स को अगर हम ले लेते हैं, इसमें से छोटे से पार्ट को हमने कट कर लिया। अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और इसका वेलोसिटी जो है v है। अब यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्टेंस है, वो क्या है आपका डेल्टा एक्स है। The AB, let AB be a small element having the length delta x of the string. If m be the mass per unit length, देखिए आप इंटर में जो पढ़े थे, इंटर की किताब में यही म्यू दिया गया है। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, वहाँ पे क्या था इंटर की बुक में म्यू आपका था मास पर यूनिट लेंथ, वहाँ इंटर की बुक में मास पर यूनिट लेंथ को आपने क्या माना था, म्यू माना था। लेकिन यहाँ पे बीएससी के सिलेबस में हम कंसीडर कर लेते हैं, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, कि हम मान लेते हैं यम इज द मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे यम जो है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। इफ यम इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देन द मास कंटेंट दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी यम इंटू डेल्टा एक्स। तो इसका जो मास होगा, तो इसका मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यम इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, यम इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। जहाँ पे यम क्या है, वेयर यम इज द मास पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल मास में क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा यम इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एट दिस एलिमेंट इज मूविंग ऑन सर्किल ऑफ रेडियस आर, हमें मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक सर्कुलर आर्क बन रहा है। अगर यही वेव्स है, अगर हम यहाँ से छोटे से पार्ट को लेते हैं तो क्या बन रहा है, एक सर्कुलर आर्क बन रहा है। सर्कुलर आर्क बन रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, कहाँ लगेगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। ऐसा फोर्स जो डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर लगता है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सिंपल हिंदी में हम बता देते हैं कि यह एक तरीके से सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है, तो ऐसे गति को एक समान वृत्तिगत कहते हैं। एक समान वृत्तिगत करते हुए पिंड का वेग सभी दिशाओं में लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। ऐसे त्वरण को हम अपकेंद्री त्वरण कहते हैं, और केंद्र की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बता देते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ एंड एट कांस्टेंट स्पीड आर कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दिस केस इन ऑल डायरेक्शन changes its velocity, then produce an acceleration are called centripetal acceleration. In this case, acceleration are directed towards center and applied force directed towards center are called centripetal force. यहाँ पे हम इस पार्टिकल के जो छोटे पार्ट को जब हम लेते हैं तो एक सर्कुलर आर्क बनता है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो मोशन होगा कि अर्थात एट दिस एलिमेंट इज मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस आपका आर है, किसका, इस सर्कुलर आर्क का। ठीक, अगर बॉडी कोई क्या कर रहा है, सर्किल में मोशन कर रहा है, उसका रेडियस जो होगा हर स्थान पे सेम होगा, हर स्थान पे उसका रेडियस जो सेम होगा, यहाँ पे हमने आर मान लिया, अर्थात उसका रेडियस क्या है, आर है। विथ वेलोसिटी वी, वह वी वेग से मोशन कर रहा है, इट एक्सपीरियंसेस ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे यह एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, जिसको हम अपकेंद्री त्वरण कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v²/r होता है। जब v²/r कर देंगे तो यहाँ से mv²/r कर देंगे, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या हो जाएगा m इंटू डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, जिसको हम अपकेंद्री बल कहते हैं। तो इस कंडीशन में डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर अलोंग CO, यहाँ से जो एक फोर्स सप्लाई होगा सेंटर की ओर, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है मोशन के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। वो भी क्या होगा, डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विच बाइसेक्ट द एंगल AOB। तो एंगल AOB एक तरीके से क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, एंगल AOB। तो इस कंडीशन में दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन अलोंग CA एंड CB। तो यहाँ से CA और CB में एक टेंशन उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे वेव के केस में ध्यान दीजिएगा, टेंशन जो होता है हर जगह समान नहीं होता है। अब हम यहाँ पे अभी आप कहेंगे सर कि यहाँ पे आपने दोनों स्थान पे T लिखा है, ठीक है, दोनों स्थान पे T लिखा और कह रहे हैं टेंशन समान नहीं होता है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमने वेव के स्मॉल क्वांटिटी को लिया है, स्मॉल पार्ट को लिया है। जैसे यहीं पे है एक स्मॉल पार्ट को लिया है, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं लगभग क्या होगा, टेंशन जो होगा दोनों साइड समान होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे टेंशन T नहीं होगा, यहाँ पे टेंशन T नहीं होगा। एक स्मॉल क्वांटिटी को लिए है, इसलिए टेंशन बोथ साइड क्या है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं टेंशन दोनों साइड समान है, ठीक है। और लेट T बी द टेंशन एट A एंड B, resolving the tension along CO and in a direction perpendicular to it, that is T sin theta and T cos theta। तो यहाँ पे देख सकते हैं T cos theta by 2 and T sin theta by 2, क्योंकि इसको हमने क्या लिया, theta by 2 लिया और टोटली क्या है आपका थीटा है। तो यहाँ theta by 2 and T cos theta by 2। The resultant tension along CO, तो CO के along जो रिजल्टेंट टेंशन होगा वो आपको हो जाएगा 2T sin theta by 2। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डेरिवेशन आपको कराते हैं, केवल इसको नोट कर लीजिए। इस फिगर को आप केवल ड्रॉ करिएगा, बाकी आपको कुछ लिखना नहीं है। हम इसको इरेज करके फिर डेरिवेशन हम आपको कराते हैं, फिगर पुनः ड्रॉ करके। पहले आप इसको नोट करें। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि फिगर आपने बना लिया, ये आपका पॉइंट O है, ये रेडियस ऑलरेडी क्या है, R है। कोई वेव था, वेव के हम एक स्मॉल पार्ट को कट किए हैं और यही स्मॉल पार्ट को हमने बड़ा फिगर में ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से कोई पार्ट P से Q तक डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। यहाँ पे टेंशन T दोनों साइड हमने कंसीडर कर लिया और हमने आपको बताया भी कि जो टेंशन होगा वो दोनों साइड समान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी को हमने लिया है, इसलिए हम टेंशन क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसके अलांग क्या होगा, T sin theta by 2 और ये रहा पे T cos theta by 2। इसका रेडियस क्या है, R है, और टोटली एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए द रिजल्टेंट टेंशन अलोंग CO के अलोंग जो रिजल्टेंट टेंशन होगा 2T sin theta by 2। इस केस में बाकी अदर कंपोनेंट जो होंगे वह कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आर द अदर कंपोनेंट। अब यदि थीटा क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, जब थीटा बहुत ही स्मॉल होगा तो sin theta by 2 इक्वल टू क्या है, थीटा by 2। इस केस में इसलिए द रिजल्टेंट टेंशन जो रिजल्टेंट टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2T इंटू साइन थीटा बाई 2 का सम क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, 2 कैंसिल इक्वल टू T थीटा। यही क्या हो गया आपका रिजल्टेंट टेंशन हो गया। इसको हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन दिस रिजल्टेंट टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन,
the resultant tension provides इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो रिजल्टेंट टेंशन होगा प्रोवाइड करता है द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसका रिजल्टेंट टेंशन जो होगा वह सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि अभी हमने आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यहाँ पे यदि कोई बॉडी क्या है, सर्कुलर पाथ में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अर्थ मूव अराउंड द सन, पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है इन सर्कुलर अर्थ, सर्कुलर पाथ से। तो इस कंडीशन में यहाँ पे सर्कुलर मोशन एक तरीके से हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी प्रत्येक डायरेक्शन में क्या होती है, चेंज होती रहती है, जिसके रीजन से एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम और उसका डायरेक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर की ओर होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और सेंटर की ओर लगने वाले बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हमने आपको निकाला था, बताया था, दैट इज यम इंटू डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, जहाँ पे यम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ध्यान दीजिएगा, यम जो है मास ऑफ द पार्टिकल नहीं है, यम इज द मास पर यूनिट लेंथ, और ये टोटली मिला के हो गया मास हो गया। ठीक, आप इसको हम यहाँ लिख देते हैं, वेयर यम इज द मास पर यूनिट लेंथ, यम इज द मास पर यूनिट लेंथ। जहाँ पे यम आपका मास पर यूनिट लेंथ है, आप भूल से इसको यम मास मत कर दीजिएगा। अगर आप यही इंटर की बुक देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, म्यू लिखा हुआ है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, वहाँ पे आप म्यू माने थे, यहाँ भी आप म्यू मान सकते हैं। हमने कंसीडर इसको यम कर लिया। तो यम क्या है, आपको मास पर यूनिट लेंथ है, यम इंटू डेल्टा एक्स मास ऑफ द पार्टिकल्स है। तो अब यहाँ पे जो यह सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वह रिजल्टेंट टेंशन के बराबर होगा, अर्थात यह सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्टेंट टेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं यम इंटू डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी थीटा। इसका मतलब जो है टेंशन जो है वह सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। फिगर से यहाँ पे यह पार्ट जो है इसको हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी को कट किए हैं, यह हम इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू फ्रॉम फिगर कर दीजिए, फ्रॉम फिगर थीटा इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन आर। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन आर हो जाएगा। अब इसलिए यही वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। पहले आप इतना नोट करें, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, पहले आप नोट करें। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टेंशन के रिजल्टेंट टेंशन के बराबर है, अर्थात यम इंटू डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर जो है इक्वल टू टी थीटा के बराबर है। हेंस फ्रॉम फिगर तो थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन आर, क्योंकि आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, क्योंकि जो वेव जा रही है यहाँ पे अगर सर्कुलर आर्क हो रहा हम कंसीडर कर लेते हैं आर इज द रेडियस, और यही इतना स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस है इसको हमने डेल्टा एक्स कंसीडर किया। वहाँ से छोटे से पार्ट को काट कर हमने एक बड़ा सा पार्ट बना दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम फिगर से थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन आर, तो यही वैल्यू को उठा करके हम यहाँ रख देंगे, हो जाएगी यम इंटू डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन आर। तो कुछ कटेगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या होता है यम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू टी।
तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू टी अपान यम, v स्क्वायर इक्वल टू टी अपान यम, तो यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टी अपान यम। ये आपका फार्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, तो v इक्वल टू अंडर रूट टी अपान यम हो गया। अर्थात दस द वेलोसिटी ऑफ ए वेव एलोंग ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा मतलब है, यहाँ लिख लीजिए द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव are depends upon tension and mass per unit length, tension and mass per unit length, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर जैसे रोप को ही ले लेते हैं, कि रस्सी को ही ले लेते हैं, एक पतली रस्सी ले लेते हैं और एक मोटी रस्सी ले लेते हैं, एक पतली रस्सी ले लेते हैं और एक मोटी रस्सी ले लेते हैं। अब हम इसको क्या करें, बम्प करते हैं, इसको हम थोड़ा बम्प करते हैं इस प्रकार से। अब हम देखेंगे कि जब हम बम्प करते हैं तो जो स्मॉल होगा, जिसका मास कम होगा, उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। जिसका मास कम होगा उसका वेग अधिक होगा, जिसका मास अधिक होगा उसका वेग कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेग अधिक होगा। मास अधिक वेग कम, मास कम वेग अधिक। ठीक, यहाँ सिंपल से आप देख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ अगर क्या है, अधिक है, उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेंशन अधिक होगा, वेलोसिटी अधिक होगी। एक क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, इसी फार्मूले से हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मास अधिक होगा, वेलोसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी, मास कम होगा, वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। और सेकेंड केस में एक रस्सी हम ले लेते हैं कि इसी में हम इसी को रस्सी बना देते हैं, इसी में इसको रस्सी बना देते हैं। यहाँ देख लीजिए कि एक रस्सी ऐसा ले लें, स्ट्रेच हो, दोनों साइड क्या हो, कसा हो, टेंशन अधिक हो। और एक क्या हो कि ऐसा ले लें कि लचकदार ले लें, फ्लेक्सिबल ले लें, और क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच न हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच न हो। जब तनी हुई डोरी को हम क्या करते हैं, बम्प करते हैं, तो उसमें उसका वेग जो होता है बहुत अधिक होता है, जो तनी हुई डोरी नहीं है उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इस फार्मूले से ही देख सकते हैं, हमें यहाँ पे लिख भी दिया है द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव आर डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट करें। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इन केस द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल, अगर हम मान लेते हैं कि यहीं पे जो स्ट्रिंग है, यहीं पे जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ क्या है, यल है, इसकी लेंथ क्या है, यल है, और वाइब्रेट इन पी सेगमेंट, और यह क्या है, पी सेगमेंट वाइब्रेट करता है। लेंथ जो आपका रोप है, कोई रस्सी है, उसकी लंबाई क्या है, यल है, कोई रस्सी है उसकी लंबाई क्या है, यल है, वह पी सेगमेंट क्या करता है, वाइब्रेट करता है। यहाँ लिख दीजिए इन केस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज यल एंड वाइब्रेट पी सेगमेंट। और हम मान लेते हैं लंबाई क्या है, यल है, वाइब्रेट क्या है, पी सेगमेंट है, तो लेंथ ऑफ इच सेगमेंट, तो एक सेगमेंट की लंबाई कितनी होगी, यल में पी का भाग दे दीजिए, सिंपल। तो यहाँ लिख दीजिए द लेंथ
लेंथ ऑफ वन सेगमेंट, मतलब वन सेगमेंट क्या, वन वाइब्रेशन कर दीजिए, या इच सेगमेंट, यहाँ वन के साथ इच कर दीजिए, इच सेगमेंट, तो यहाँ से हो जाएगी L बाई P। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे P सेगमेंट मतलब कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल सी है, कोई रस्सी है, हम मान लेते हैं उसकी लंबाई क्या है, L है, जब वो वाइब्रेट कर रहा है, हम मान लेते हैं क्या कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, P बार वाइब्रेट कर रहा है। तो प्रत्येक वाइब्रेशन, जैसे यह यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, या ऐसे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो लेंथ होगा वह कितना होगा, L है, L में हम क्या कर देंगे, P का भाग दे देंगे, वही क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ इच सेगमेंट मिल जाएगा। तो एंड दिस सेगमेंट करेस्पॉन्ड टू हाफ वेवलेंथ, तो इस कंडीशन में जो उसका वेवलेंथ होगा, एंड दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट करेस्पॉन्ड हाफ वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ। सिंपल सी बात है कि वेवलेंथ के बारे में हमने आपको बताया था कि जैसे पॉइंट A है और पॉइंट B है, पॉइंट A है, उस फिगर पे मत जाइए, पॉइंट A और B मान लीजिए, तो वेवलेंथ क्या होता है, पॉइंट A से पॉइंट B, सिंपल सी बात, एक कंप्लीट साइकिल में कवर किया गया डिस्टेंस ही क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अब यहाँ पे हम लंबाई अगर L मान ले और P सेगमेंट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, या एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन, चार, इस तरीके से क्या है कि अधिक है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर एक सेगमेंट हम लेते हैं तो ये तो पूरा हो गया लेमडा, लेमडा इक्वल टू A इंटू B। अगर केवल यही लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगा। इसलिए L बाई P इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 2L बाई P, क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 2L बाई P। और आल्सो वी नो दैट, हम जानते भी हैं कि आपका V इक्वल टू L लेमडा, आल्सो वी नो दैट, आल्सो वी नो दैट कि V इक्वल टू L लेमडा, V इक्वल टू क्या होता है, L लेमडा होता है, V इक्वल टू L लेमडा होता है। यहीं पे लेमडा का मान आप रख दीजिए, तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से L लेमडा का स्थान पे 2L बाई P, क्या हो गया, लेमडा इक्वल टू 2L अपान P है, तो V इक्वल टू हो गया N 2L N अपान P हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं, इसके पहले जो हम आपको बता दिए थे। अब इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 आपको मिला, इक्वेशन 3 अभी आपको क्या मिला, V इक्वल टू अंडर रूट T अपान M, V इक्वल टू अंडर रूट T अपान M मिला है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट, बाय यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त करेंगे, फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर लेंगे। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान 2L अंडर रूट, P अपान 2L अंडर रूट T अपान M, T अपान M। ये तो क्या हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। यदि इन केस स्ट्रिंग वाइब्रेट इन वन सेगमेंट, यह किसके लिए है, P जब स्ट्रिंग जो है कि मतलब कि जो पार्टिकल होता है वह वाइब्रेट करता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, अर्थात वाइब्रेशन क्या है, P सेगमेंट है, तो N इक्वल टू P अपान 2 अंडर रूट T अपान M है। अगर इसी केस में अगर हम मान लेते हैं वाइब्रेशन 2 है या 3 है, इन द केस व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन वन सेगमेंट, अगर स्ट्रिंग जो है वन सेगमेंट वाइब्रेट कर रहा है या टू सेगमेंट वाइब्रेट कर रहा है, 3 सेगमेंट वाइब्रेट कर रहा है, तो P के स्थान पे हम क्या कर लेंगे, वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ इच सेगमेंट मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आशा करते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फार्मूला जो होता है V इक्वल टू अंडर रूट T अपान M, यहीं पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ से T जो है आपका टेंशन है, m जो है मास पर यूनिट लेंथ है। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है ऑन स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग में जो वेव की वेलोसिटी होती है वो उसके टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर टेंशन अधिक होगा तो उसकी वेलोसिटी अधिक होगी, यदि मास पर यूनिट लेंथ का मान अधिक होगा तो वेलोसिटी कम होगी, मास पर यूनिट लेंथ का मान कम होगा तो वेलोसिटी अधिक होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और देख लीजिए। अब यहाँ से आप न्यूमेरिकल देखिए, जो भी हमने आपको फार्मूला बताया है उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे है कि क्या फाइंड करना है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट ए स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है जो क्या है 1 मीटर लॉन्ग है, कोई स्ट्रिंग है 1 मीटर लॉन्ग है एंड वेटिंग 2 ग्राम व्हेन स्ट्रेच्ड बाय ए वेट, कि इसको मतलब कि 400 kg 400 kg के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है। और जो रोप अर्थात जो रोप का जो मास है वो कितना दिया गया है, 2 ग्राम दिया है। रोप का मास आपको 2 ग्राम दिया गया है। अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग, यहाँ लिख दीजिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। यहाँ क्या है कि n इक्वल टू P/2L √T/m, यही फार्मूला है। फॉर 1 सेगमेंट की बात की जा रही है। फंडामेंटल नोट मतलब स्टार्टिंग एक की बात की जा रही है। P इक्वल टू क्या है 1 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा n इक्वल टू 1/2L √T/m वेयर, जहाँ पे एक बार हमने आपको बताया था फिर बता देते हैं, वेयर T इज द टेंशन एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ। जहाँ पे आपका यम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, टी आप क्या है, टेंशन है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन किस में होगा, इन द स्ट्रिंग में होगा। टेंशन आपके स्ट्रिंग में होगा। यम इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब आपको दिया क्या गया है, गिवन दैट L इक्वल टू 1 मीटर ठीक एंड वेटिंग 2 ग्राम। यहाँ पे मास ऑफ द स्ट्रिंग कितना दिया गया है, 2 ग्राम दिया गया है। 2 ग्राम किलोग्राम बदलिए कितना हो जाएगा, 0.002 kg, 0.002 kg कितना हो जाएगा। अब मास पर यूनिट लेंथ निकाल लीजिए, इसलिए मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, तो मास हो गया 0.002/1। ये क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। तो कितना मिल गया आपको, 0.002 kg/मीटर। अब टेंशन T इक्वल टू कितना दिया गया है, 400 kg वेट, 400 kg वेट मतलब 400 गुणित 9.8। ये ऑलरेडी किस में हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा, क्योंकि टेंशन क्या होता है न्यूटन में। अब इसको सीधा हम वैल्यू रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ फ्रिक्वेंसी n इक्वल टू 1/2, यल का मान कितना है, वो 1 दिया गया, अंडर रूट टी का मान आपको है 400 × 9.8/0.002 कितना है,
0.002। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 700 हर्ट्ज। तो यहाँ देख लीजिए, सॉल्व ही कर लेते हैं। n इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 400 इंटू, ये 3 जीरो है, ऊपर जाएगा, 2 डिवाइड करेगा 4900, इतना हो गया, क्योंकि 49 49 2 जा 98। ठीक, अब क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 700 हर्ट्ज। यही हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट ऑफ ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे फंडामेंटल नोट मतलब कोई स्ट्रिंग है, जब यह क्या करता है फर्स्ट नोट के लिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करनी है। यहाँ पिगमेंट जो होगा कि पी का मान अर्थात क्या होगा 1 होगा। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम रिमाइंड कर लेते हैं। हाँ, आप देख लीजिए कि आपका ये तो आपका न्यूमेरिकल हो गया, और इसके पहले हम आपको बताए हैं वेव्स ऑफ द ट्रांसफर, मतलब कि स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। हमें आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उससे बेस्ड न्यूमेरिकल है, कुछ आपके बुक्स में भी न्यूमेरिकल होंगे, उसको आप लगाइएगा। जो नहीं आएगा उस कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। हमें आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे नई टॉपिक लेके हम नेक्स्ट डे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।